आई होप मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही है। जी अमित, लेकिन आपकी स्क्रीन पे कुछ ब्लैक बॉक्स है। अगर आपने कोई चैट बॉक्स खोला हुआ है यहाँ पे, क्वेश्चन आंसर बॉक्स, तो वो जी। बंद कर दें। अभी ठीक है, अभी अभी मेरी स्क्रीन ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत शुक्रिया क्लाइमेट एक्शन पाकिस्तान का, और ख़ासकर मिस लादा रुख मेमन का, जिन्होंने मुझे आज दावत दी कि मैं इस वेबिनार का हिस्सा बन सकूं। मेरे लिए यकीनन ये एक फ़ख्र का लम्हा है। इसके साथ साथ मिस महजबीन मेमन का भी शुक्रिया, जिन्होंने आर्किटेक्चर के स्टूडेंट्स के लिए क्लाइमेट चेंज पॉलिसी और गवर्नेंस रिलेटेड एस्पेक्ट्स को भी एड्रेस करना मुनासिब समझा। मेरी बहुत सारी अप्रिसिएशन क्लाइमेट एक्शन पाकिस्तान के लिए, पर्टिकुलरली जब मैंने इनके ऑब्जेक्टिव्स देखे तो आई वाज इंस्पायर्ड कि ये जिस तरह काम कर रहे हैं कि पाकिस्तान में इंडिविजुअल्स को मोबिलाइज करें थ्रू आउट द कंट्री, क्लाइमेट चेंज के नॉलेज के बारे में और इसकी रेजिलियंस जो है उसको डेवलप करने के बारे में। और ये बिलाशुबा मेरे लिए एक बड़ा खुशी का लम्हा था, ये जानकर कि हमारे मुल्क में अब नौजवान जो हैं वो आगे आ रहे हैं और इस सिलसिले में वो अपनी तमाम तर तवानाइयाँ जो हैं उनको बुरुकार ला रहे हैं। आज का जो मेरा मौजू है वो फ्लड रिजिलियंस इन पाकिस्तान है। ये कई हिसाब से ये मौजू जो है ये मेरे लिए काफ़ी अहम है। एक तो इसलिए कि चूँकि मेरा ये एरिया ऑफ स्टडी और एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन उससे भी बढ़ के कि मैं उन इलाकों में जा चुका हूँ फ्रॉम टॉप नॉर्थ इन पाकिस्तान टिल द कोस्टल लाइन, और मैंने वो इलाके देखे, मैंने वहाँ खूबसूरती भी देखी, वहाँ के लोगों को भी देखा, और उसके बाद मैंने वहाँ के लोगों को फ्लड्स में डूबते हुए अपने एसेट्स को लूज़ करते हुए भी देखा। और जिसके बाइस मैं ये समझता हूँ कि ऐसी कोई भी कोशिश जो क्लाइमेट चेंज के बारे में नॉलेज को डेवलप करे या जो क्लाइमेट चेंज रिजिलियंस को स्ट्रेंथन करने में अपना रोल प्ले करे, उसकी दिल खोल के तारीफ करनी चाहिए। बदकिस्मती से चूँकि हमारा ज़्यादातर एकेडमिक काम जो है वो अंग्रेज़ी ज़ुबान में होता है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अंग्रेज़ी के अल्फाज कम से कम इस्तेमाल करूँ और ज़्यादातर अपनी जो बात है वो उर्दू में पहुँचाऊँ अपने ऑडियंस तक। अच्छा, अब अगर गुफ्तगू का आगाज़ करें, मैं ये सोच रहा था कि गुफ्तगू का आगाज़ अगर किया जाए तो कैसे किया जाए, क्योंकि टॉपिक जो है वो इतना वसी है। और फिर मेरे लिए जो चीज़ सामने आई, वो एक वर्ड था। हम एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं, अनप्रेसिडेंटेड। और अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देखें 1947 से लेके अब तक, तो शायद ही कोई ऐसा लफ्ज़ हो जो इस एक लफ्ज़ से ज़्यादा इस्तेमाल हुआ हो, और मेरे ख्याल में जो इससे ज़्यादा मिसयूज़ हुआ हो। और शायद ये लफ्ज़ इतना इस्तेमाल हो चुका है कि इसने अपनी वो एक जो इम्पैक्ट है वो खो दिया है। लेकिन अगर इस लफ्ज़ से आपकी कोई तवज्जो है तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। कोई इतना पॉजिटिव तो नहीं, लेकिन एक नेगेटिव डेवलपमेंट है कि आपको वाकई कुछ अनप्रेसिडेंटेड मैं दिखाने चलते हैं साल 2022 में। और अगर मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में कोई एक ऐसा लम्हा, कोई ऐसा वाक़या, कोई इवेंट या कोई अरसा है जिसको हम वाकई अनप्रेसिडेंटेड या गैर मामूली कह सकते हैं, तो वो साल 2022 है। बिलाशुबा जैसे मैंने कहा कि हमारी हिस्ट्री भरी पड़ी है ऐसे इवेंट से जो अनप्रेसिडेंटेड हैं, लेकिन 2022 क्यों अनप्रेसिडेंटेड है? ये अनप्रेसिडेंटेड है विद रिस्पेक्ट टू क्लाइमेट चेंज। सिर्फ साल 2022 में अगर आप देखें तो इस साल के पहले निस्फ में या पहले 6 महीनों के अंदर अंदर पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज के 6 अनप्रेसिडेंटेड इवेंट्स रिकॉर्ड हुए। और ये जो अनप्रेसिडेंटेड इवेंट्स रिकॉर्ड हुए पाकिस्तान में, पाकिस्तान की हिस्ट्री में, ये ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बुरी या एक खबर के तौर पर आप इसको ले सकते हैं। साल का आगाज़ होता है जनवरी 2022 का। जनवरी 2022 में जब हमने पाकिस्तान के गलियात रीजन, मरी रीजन में ब्लिजर्ड देखा, और ये स्नो ब्लिजर्ड इतना इतना इंटेंस था कि इसमें 20 से ज़्यादा लोग जो हैं उनकी जानें चली गई, और ये एक इंतहाई अनप्रेसिडेंटेड इवेंट था। ताहम अभी शायद हम इसी चीज़ से निमट रहे थे कि फरवरी का मौसम, फरवरी का महीना जैसे ही आया तो पाकिस्तान ने एक इंटेंस हीट वेव को देखना शुरू कर दिया। डियर ऑडियंस, ये हीट वेव इतनी इंटेंस थी कि इसने पूरा मौसम में बहार जो है वो उगल ली वो निगल लिया पाकिस्तान का।
और इस हीट वेव के साथ साथ फिर हमने देखा कि हुंजा चित्राल रीजन के अंदर हमने ग्लेशियल लेक्स आउटबर्स्ट फ्लड्स देखना शुरू कर दिए। और हमने देखा कि हुंजा में, हसनाबाद में ब्रिजेस जो हैं वो टूटे इन ग्लोव्स की वजह से। कई विलेजेस जो हैं वो हमें इवैक्यूएट करवाना पड़े। ये मेरी स्क्रीन पे लेफ्ट साइड पे जो आप दूसरा इमेज देख रहे हैं, ये इन्हीं ग्लोव्स इवेंट का एक इमेज है। ताहम अभी ये तीसरा इवेंट जो ग्लोव है, इससे ही हम निमट रहे थे कि एक और अनप्रेसिडेंटेड इवेंट हमें देखने में मिला, जब मई जून के महीने में पाकिस्तान, मई के महीने में खासकर टेम्परेचर एक खतरनाक हद तक ड्रॉप कर गया और एक कोल्ड वेव का हमें सामना करना पड़ा। और ये पाकिस्तान की तारीख में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैदानी इलाकों में जून के आमद के मौके पर टेम्परेचर जो है वो 16 डिग्री तक गिर जाए। हमारे बहुत सारे नादान दोस्त इसको सेलिब्रेट करने चले, उन्होंने इसको, इसमें खुशी का इजहार किया कि मौसम बहुत अच्छा हो गया है। मुझे अफसोस हुआ जब हमारे टीवी चैनल्स ने भी इसको खुशगवार मौसम की खबर के तौर पर कोट करना शुरू किया। तो हम, यही वो वक्त था कि जब हमारी शायद जो परेशानी का वक्त था, जब हमें इस चीज़ को सीरियसली लेना चाहिए था कि मई के एंड पे टेम्परेचर ड्रॉप क्यों हुआ। ताहम दिस वॉज अनदर अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट। यही वो टाइम था जब मुल्क के कुछ हिस्सों में टेम्परेचर ड्रॉप हुआ, तो साथ ही मुल्क के बेशतर हिस्सों में बड़े अरसे से हम बारिश का इंतज़ार कर रहे थे, और वो बारिश ना होने की वजह से हम एक ड्राउट की सिचुएशन में चले गए। डियर ऑडियंस, ये ड्राउट इतना इंटेंस था कि आप अगर अखबारों के साथ ताल्लुक़ रखते हों, न्यूज़ सुनते रहते हों, तो आपको पता चलेगा कि इस वक्त पाकिस्तान में सूबा पंजाब और सूबा सिंध के दरमियान काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट और डिफरेंट जो हमारे आइनी महाज हैं उनके ऊपर एक ज़बरदस्त लड़ाई चल रही थी पानी के ऊपर। अब कौन सा सूबा इसमें गलत था, किस सूबे की गलती थी, किसकी नहीं थी, इससे कतई नज़र एक चीज़ हकीकत है, और वो हकीकत ये है कि हमारे पास उस वक्त वाकई पानी नहीं था। और जब पानी कम होगा तो फिर शिकवे शिकायतें पैदा होना एक गैर मामूली बात हरगिज़ नहीं है। ताहम अभी ये पानी की लड़ाई कि पानी नहीं है, कहाँ से आएगा, किसको कितना मिलेगा, ये अभी दरमियान में ही थी कि फिर हमें इसी साल जून जुलाई में, पिछले साल एक और अनप्रेसिडेंटेड इवेंट देखने को मिला, जब मॉनसून पैटर्न्स जो है वो चेंज हुए और मॉनसून जो है वो अपनी मुकर्रर वक्त से थोड़ा पहले आया। और फिर हमने देखा कि एक मॉनसून का जो पैटर्न, जो इसका जोग्राफिकल पैटर्न था, वो भी चेंज हुआ। जहाँ पर पहले ये मॉनसून नॉर्थ से साउथ की तरफ आता था, इस दफ़ा इसने साउथ से नॉर्थ, सेंटर और फिर ऊपर नॉर्थ और फिर नीचे साउथ का रुख किया, और इसके नतीजे में हमें सुपर फ्लड्स का सामना करना पड़ा। तो मेरे ख्याल में ये हमारे लिए काफ़ी होगा इस फैक्ट को इस्टेब्लिश करने के लिए कि बिलाशुबा अगर किसी चीज़ को हम अनप्रेसिडेंटेड कह सकते हैं पाकिस्तान में, तो वो साल 2022 था। और अगर हम किसी चीज़ को अनप्रेसिडेंटेड कह सकते हैं, तो वो क्लाइमेट चेंज के हिसाब से इस एक साल में रूनुमा होने वाले वाक़यात थे। अब अगर हम इन फ्लड्स का जायज़ा लें, जो कि हमारे सारी डिस्कशन का आज महवर होंगे, तो ये फ्लड्स किसी भी तरह से गैर मामूली फ्लड्स नहीं थे, बल्कि अगर हम अपनी टर्मिनोलॉजीज़ में देखें तो ये 100 ईयर्स फ्लड्स कंसीडर होते हैं। सामीन, 100 ईयर्स फ्लड से मुराद वो फ्लड्स हैं जो किसी भी खित्ते या किसी भी इलाके में 100 साल में एक दफ़ा रूनुमा होते हैं। इस इंटेंसिटी के फ्लड्स 100 साल के वक्फे से रोनमा होते हैं, और इससे कम इनका रोनमा होना कहीं पर भी नहीं देखा गया। ताहम आपके लिए ये खबर शायद आपको हैरत में डालने के लिए काफ़ी हो कि साल 2010 में भी पाकिस्तान ने इन सुपर फ्लड्स का सामना किया था, जबकि अपनी आज़ादी 1947 से लेकर आज तक पाकिस्तान में 4 दफ़ा हम सुपर फ्लड्स का सामना कर चुके हैं, जिनको 100 ईयर्स फ्लड्स कहते हैं। इन फ्लड्स ने पाकिस्तान में तकरीबन 8 मिलियन लोगों को डिस्प्लेस किया। टोटल यहाँ पर 33 मिलियन लोग, 3 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो मुतासिर हुए। इनमें से 80 लाख लोग ऐसे थे जिनको अपने घरों को छोड़ना पड़ा। इन फ्लड्स के नतीजे में हमने देखा कि एक बहुत बड़ा लॉस ऑफ लाइफ हमारे सामने आया। तकरीबन 1700 ख़ानदान जो हैं उन्होंने अपने प्यारों को अपने से बिछड़ते हुए देखा। और अफसोस की बात यह है कि इन 1700 से ज़्यादा ख़ानदानों जो जाने गई, कीमती जानें गई, इनमें से एक तिहाई जो हैं वो छोटे मासूम बच्चे शामिल थे।
इस नुकसान में अगर हम इसको माली हिसाब से देखने की कोशिश करें तो हमें 3.2 खरब रुपए का नुकसान का सामना करना पड़ा। और अगर ये आप समझें कि ये कितनी अमाउंट थी, तो आप ये समझें कि ये पाकिस्तान की जीडीपी का 5% है। अब ये समझें कि एक शख्स जो है वो 100 रुपए अगर उसने साल में उसने कमाए हैं, तो उसका 5 रुपए जो है वो सिर्फ फ्लड्स की नज़र हो गया, और बाकी अब 95 रुपए से आपने अपने तालीम, सेहत, रोज़गार, दिफा, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर चीज़ के ऊपर खर्च करने हैं। तो बिलाशुबा ये एक बहुत बड़ा नुकसान है जो हमें जिसका हमें सामना करना पड़ा। और इसका एक आउटकम ये निकला कि जब लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ, लोगों के रोज़गार तबाह हुए, तो तकरीबन 84 से 90 लाख के करीब ऐसे लोग थे जो गुर्बत की लकीर से मज़ीद नीचे गिर गए। इसकी वजह से पाकिस्तान में जो 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 मईशत है उसको ज़बरदस्त झटका लगा। लोगों की परचेजिंग पावर की जो कैपेसिटी है वो बुरी तरह मुतासर हुई। और फिर बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई। क्लाइमेट इंड्यूस्ड फ्लड्स अगर हम इनको देखें तो इसके लिए हम एक टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं कि इट इज़ अ कम्प्लेक्स क्राइसिस। ये कंपाउंड या एक कम्प्लेक्स क्राइसिस है जो कभी अकेले में रूनुमा नहीं होता। ये क्राइसिस जो है ये हमें नज़र आता है मुख्तलिफ शक्लों में। फॉर एग्ज़ाम्पल क्लाइमेट चेंज से आने वाले इन फ्लड्स ने हमारे लिए हेल्थ क्राइसिस जनरेट किया, क्योंकि वो 80 लाख लोग जो डिस्प्लेस हुए उन्हें साफ़ पानी मुहैया नहीं था। यहाँ पर लोग बीमार हुए, कई लोग जो हैं वो करंट लगने के वाक़यात से या छतें गिरने के वाक़यात से ज़ख्मी हुए। तो इट इज़ और ये हमारे लिए सिर्फ एक क्लाइमेट क्राइसिस नहीं था, ये हेल्थ क्राइसिस भी था। इसी तरह ये इकोनॉमिक क्राइसिस भी था जो मैंने पहले वाज़ह कर दिया, जो नुकसान हमारे जीडीपी को पहुंचा और जिस तरह से लोग जो है वो गुर्बत की लकीर से नीचे गिरे। इसी तरह ये जो क्राइसिस ये जो था हमारे लिए, ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्राइसिस भी था। पूरे मुल्क में नॉर्थ से लेकर साउथ तक लोगों को अपनी जो है वो अपने 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 घरों से अपने बिजनेसेस से हाथ धोना पड़ा। इमारात गिरी, पुल गिरे, और बिलाशुबा ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर का क्राइसिस भी था। ये एक इन्वायरमेंटल क्राइसिस भी था, क्योंकि फ्लड्स के नतीजे में हमने देखा कि जब दरिया अपने किनारों से बाहर आए तो मछलियों की कीमती जो स्पीशीज़ थी वो बाहर तो आ गई, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि वो वापस दरिया के पानी के साथ बहती नहीं है। कई इंडस डॉल्फिन जो है हमने उनको मरते हुए देखा। इसी तरह साउथ पंजाब में आने वाले फ्लड्स ने कई फ्लोरा एंड फाना की जो स्पीशीज़ थी, जंगली हयात की स्पीशीज़ जो थी, उनको भी नुकसान पहुंचाया। तो ये एक महज ये नहीं है कि फ्लड आ गया तो हमारे लिए कोई एक इमरजेंसी क्रिएट हो गई, बल्कि ये आपके तकरीबन हर स्फीयर ऑफ लाइफ को इसने इम्पैक्ट किया। और ये क्राइसिस जो है फिर इटसेल्फ हमारे पास ऑलरेडी कुछ और क्राइसिस भी थे। हमारी मैशत ऑलरेडी नीचे जा रही थी, हमारे इदारों के दरमियान भी कुछ हम आगे नहीं पाई जाती थी। और सबसे बढ़ के ये कि हमारे मुल्क में मौजूद जो सियासी सूरत हाल पिछले साल से है वो किसी भी तौर पर माफिक नहीं थी कि हम इस तरह की इमरजेंसी का सामना करना पड़े। तो दिस फॉर्म्ड अ कॉम्प्लेक्स, ये एक के बाद एक ये जो चीज़ें कनेक्ट हुई, तो उसके नतीजे में इन फ्लड से होने वाले जो असरात थे वो कई गुना ज़्यादा हो गए। और अगर मैं ये कहूँ कि आज 2023 जब ख़त्म होने के करीब है, तो तब भी हम इन फ्लड्स के इन असरात का सामना कर रहे हैं, और ये जो कम्प्लेक्स क्राइसिस है ये आज भी हमारे साथ चल रहा है। अब नाज़रीन, आप सबके जहनों में एक सवाल शायद गर्दिश कर रहा हो कि ऐसा क्यों हुआ कि हमने तकरीबन आज़ादी के बाद से लेके अब तक 27 से 28 दफ़ा हमने फ्लड्स का सामना किया। इसमें से 4 दफ़ा जो फ्लड्स से वो 100 ईयर्स फ्लड्स कहलाए जा सकते हैं। और 2010 वो साल था जब पहली दफ़ा हमने क्लाइमेट चेंज इंड्यूस फ्लड्स का सामना किया। और 2010 के बाद से लेके आज तक मुसलसल तकरीबन हर साल हमें फ्लड्स का सामना है। हम तब से लेके अब तक ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान में 2010 में फ्लड्स आए, 2011 में हमने फ्लड्स देखे, 2012 में देखे, 13 में ज़रा मामूली नौयत के थे, 2014 में दोबारा, 15 में दोबारा देखा, 16 में, और तकरीबन हर साल ही पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा जो है वो इन फ्लड्स का सामना कर रहा होता है। सो हमारे लिए इस बात को समझना ज़रूरी है कि ऐसा होता क्यों है। अगर देखा जाए
तो फ्लड्स का आना एक कुदरती अमल है, हम किसी भी तौर पर इसको इंसानी अमल नहीं कह सकते, क्योंकि ये एक ऐसा नेचुरल साइकिल है जिसके तहत रिवर्स जो हैं वो अपनी बाउंड्रीज को रिक्लेम करते हैं, और इसका पूरा एक इकोलॉजिकल रोल है जो ये प्ले कर रहा होता है। ताहम एक चीज़ याद रखिएगा कि एक फ्लड का आना एक अलग चीज़ है, और उस फ्लड का एक मुसीबत में बदल जाना दूसरी चीज़ है। अब ये मुसीबत में क्यों बदली, और हर दफ़ा जब फ्लड्स आते हैं तो हम ही इनसे इतना ज़्यादा मुतासिर क्यों होते हैं, उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में जो फ्लड्स हैं, मैं ये कहता हूँ, आपको शायद ये सुन इत्तेफाक ना करें, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये नेचुरल डिज़ास्टर नहीं है, ये मैन मेड डिज़ास्टर है। ये कोई कुदरती आफत नहीं है, ये हम इंसानों की अपनी पैदा की हुई मुसीबत है, और जिसकी वजह से हम ये देखते हैं कि हमें बेताशा नुकसान का सामना करना पड़ता है। अब ये क्यों है, थोड़ा सा इसके ऊपर देखते हैं, नज़र डालते हैं। जहाँ तक फ्लड के आने की बात है, तो हम जानते हैं कि पाकिस्तान एक लोअर राइपेरियन स्टेट है, और पाकिस्तान में हम एक शेयर्ड बेसन, जिसको इंडस बेसन है, उसमें निचली सतह पर हम हमारी रियासत मौजूद है, हमारा मुआशरा मौजूद है। हमारी आबादी का बड़ा हिस्सा दरियाए सिंध और इसकी जो दीगर ट्रिब्यूटरीज हैं, जेहलम, चनाब, रावी और सतलुज, इनके किनारे पर आबाद है। ये इंडस बेसन जो है, ये पाकिस्तान में तकरीबन 40% रोज़गार जो है वो उसका ज़िम्मेदार है। हमारे जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंडस बेसिन पर डिपेंड करता है। हमारी एग्रीकल्चर जो है वो हमारी इकॉनमी का सबसे बड़ा ज़रिया है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें, इकॉनमी नहीं, ये रोज़गार का सबसे बड़ा ज़रिया जो हमारे मुल्क में वो एग्रीकल्चर है। फिर इसके अलावा जो हमारी इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री में भी हमारी सबसे बड़ी इंडस्ट्री टेक्सटाइल्स है, और टेक्सटाइल्स का वजूद भी कॉटन पर कायम है, जो कि एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है। तो ये इंडस बेसन जो है, ये हमारे लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। अब इस इंडस बेसन के इर्द गिर्द इंसानी आबादी जो है वो कोई आज से नहीं बस रही। हम लोग इस इंसानी आबादी के किनारे शायद 8,000 साल, महरगढ़, इस इंडस के किनारे 8,000 साल से रह रहे हैं, महरगढ़ सिविलाइजेशन। और फिर इसके बाद हमने देखा दरिया सिंध की जो तहजीब है, और फिर ये हड़प्पा वैली, एंड देन अगर हम देखें ऊपर नॉर्थ की तरफ आएँ तो यहाँ पर गंधारा की तहजीब। तो इंसान यहाँ पर हमेशा से मौजूद रहा है। दरिया सिंध और इसके जो बाकी ट्रिब्यूटरीज हैं, इनके किनारों पर इंसानी आबादी हमेशा से रही है। हमारा सदियों से दरिया सिंध के साथ जो ताल्लुक़ है, उस ताल्लुक़ ने हमारे आबा व अजदाद को दो बातें सिखाई थी। और वो दो बातें क्या थी? पहली बात ये थी कि आपने दरिया के साथ छेड़खानी नहीं करनी। आपने कोई भी कंस्ट्रक्शन करनी है, वो आप दरिया की तरफ नहीं करेंगे। इस इलाके में दरिया जो है वो शुमाल से जनूब की तरफ बहता है। ये एक स्लोप है, ये कुदरत का निज़ाम है, ग्रेविटी पानी को नीचे की तरफ पुल करेगी। हमारे आबा अजदाद ने शायद न्यूटन के इन लॉज को तो ना पढ़ा हो जो पढ़ के हम यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन उनको इस चीज़ का अंदाज़ा था कि हमने किसी भी तरह से दरिया के रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट नहीं करनी। दूसरा सबक जो हमारे आबा अजदाद ने सीखा हुआ था, और ये सेंचुरीज ओल्ड सिविलाइजेशनल लेसन जो हमने लर्न किया, वो ये था कि हमने इंसानी आबादी और इंफ्रास्ट्रक्चर को दरिया से एक मुनासिब फासले पे रखना है। ये विजडम आप इस बात से इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आप कभी नदरन पाकिस्तान के एरियाज़ में जाएं और वहाँ किसी बड़े बूढ़े से मुलाकात करें, तो आपको बताएगा कि उनके बुजुर्ग ये कहते थे कि दरिया का वो इलाका, या दरिया के आसपास का वो इलाका जहाँ तक गोल पत्थर होते हैं, उस इलाके को दरिया की ज़मीन समझा जाता था। और उस गोल पत्थर के, जहाँ तक गोल पत्थर दरिया फेंक जाता है, उन गोल पत्थरों से दरिया की तरफ के इलाके में किसी भी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर कायम करना एक गलती समझा जाता था। अब ये वो दो लेसन्स हैं जो हमने हमारे आबा-ओ-अजदाद ने सीखे। एक तो आपने दरिया के साथ छेड़खानी नहीं करनी, वो अपना मुँह ज़ोर है उस पे आएगा, और आप एक हद से ज़्यादा उसके ऊपर काबू पाने की सलाहियत नहीं रखते। दूसरा ये है कि अगर आप रह रहे हैं इंसानी आबादी, चूँकि हमने देखा कि जब 12,000 साल पहले इंसानी तहज़ीब का इर्तिक़ा हुआ, तो जितने भी हमने शहर बसाए, वो सब दरियाओं के किनारों पर आबाद थे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उन सब ने दरिया और आबादी के दरमियान एक मुनासिब फासला कायम रखा। अब हुआ क्या, हमें जब आज़ादी मिली तो उससे पहले ही हम इन असबाब को भूलना शुरू कर चुके थे। इस सिलसिले में जो सबसे पहला किरदार अदा किया
वो ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स ने किया। बरतानवी साम्राज्य ने जब बरसगीर में हुक्मरानी कायम की तो उन्होंने इस इलाके को अपने लिए ब्रेड बास्केट के तौर पर देखना शुरू किया। उन्होंने रियलाइज़ किया कि पंजाब और सिंध की जो ज़मीन है इसमें इतना पोटेंशियल है कि ये पूरी जो बरतानवी साम्राज्य है उसकी ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए काफ़ी होगा। लिहाजा इस मकसद के लिए उन्होंने यहाँ पर नहरी निज़ाम का एक जाल बिछाया। अब तारीख का एक तालिब इल्म होने के नाते हम हमेशा इस कन्फ्यूजन का ही शिकार रहेंगे, या हमारे लिए ये समझना इतना आसान नहीं होगा कि क्या जो ब्रिटिश ने किया वो ठीक था या गलत था। इसके बारे में दो तरह की राय जो हैं वो पाई जाती हैं, और बेशक कोई भी राय को मुकम्मल तौर पर रद्द नहीं किया जा सकता, दोनों के अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं। ताहम अगर हम इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट से देखना शुरू करें तो ये जो अमल था जिसके तहत दरियाओं के रुख बदले गए और एक नहरी निज़ाम कायम किया गया, इसने एक तरफ तो इस इलाके में एक एक ज़रई इनकलाब बर्पा किया, और यहाँ पर बहुत सारे इलाके जहाँ पर ज़मीनें बंजर या वीरान थीं, उन इलाकों में हमने देखा कि वहाँ पर एक सरसब्ज इनकलाब जो है वो आ गया। लेकिन इसका आउटकम ये निकला कि दरिया के जो कुदरती रास्ते थे, दरिया उनसे महरूम हो गए। इसकी वजह से हमें हमने देखने को मिला कि कुछ लोग तो बेहद खुश हुए। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे जैकबाबाद, जैकबाबाद का नाम जैकबाबाद एक अंग्रेज के नाम पे रखा गया, क्योंकि ये एक अंग्रेज गवर्नर था जिसने यहाँ पर जो है वो दरियाओं और जो डैम जो बने बाद में दरिया सिंध के ऊपर, उनको बनवाने में अहम किरदार अदा किया। और यहाँ पर मौजूद जो ट्राइब थे उन्होंने एक मशहूर होने के नाते यहाँ के लोगों को ये डैम बनाने वाले को रिगार्ड करने के लिए उसके नाम पे अपने शहर के नाम बदल दिए। लेकिन इसका नतीजा ये निकला कि जो एक कुदरती रास्ता था दरिया का, हम उससे हट बैठे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो आबादियां बनी वो फिर इन इलाकों इन्हीं नए रास्तों के किनारे बनी। लेकिन कुदरत का असूल वहीं पर है कि दरिया ने अपना रास्ता रिक्लेम करना है, वो अपने पुराने रास्ते पर वापस आता है। 100% नहीं भी आएगा तो जितना एक इकोलॉजिकली पॉसिबल होगा, ऊपर से वाटर अवेलेबिलिटी होगी, तो दरिया लाजमी अपना इलाका जो है वो रिगेन करेगा। तो पहला तो इसमें किरदार जो है वो ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स का है। दूसरा किरदार फिर इसमें अपना है। अगर मैं ये समझूं कि 20% तक गलती जो है या जो मनफी किरदार है वो ब्रिटिश ने इसमें अदा किया, तो बाकी 80% कसर फिर हमने पूरी कर दी। अगर ब्रिटिश ने हमें नहरी निज़ाम बना के दे दिया, अगर उन्होंने दरियाओं के रास्ते रोक दिए, तो उन्होंने हमें इस बात से नहीं रोका कि हम इस सब का सोच समझ के इस्तेमाल करें, क्योंकि दुनिया के हर खिते में कहीं ना कहीं हमने देखा कि दरियाओं के रुख तो बदले गए हैं, और नहरी निज़ाम जो है वो कहीं पर भी खुशहाली की ज़मानत समझा जाता है। लेकिन ये हमारी अपनी इनकम्पिटेंसी थी कि जिसकी वजह से हमने फिर एक बेहंगम तरीके से अपनी अपनी ग्रोथ को, अपनी पॉपुलेशन को, अपने अर्बन सेंटर्स या शहरों को हमने बढ़ाया। इसका नतीजा ये निकला कि वो जो दरियाओं के रास्ते थे वो तंग होते गए। अब जो दरिया हैं वो शहरों के अंदर से गुजर रहे हैं, या यूं कहें कि जो इंसानी आबादियां हैं वो दरियाओं के अंदर तक फैली हुई हैं। ये चीज़ हमें नीचे साउथ में कच्चे के इलाके, सिंध में कच्चे के इलाके से लेके ऊपर नॉर्थ में अपर इंडस रीजन में नज़र आती है। जहाँ तक अगर आप देखें कि अगर हमने होटल्स बनाने हों तो हम ये कोशिश करते हैं कि वो दरिया के अंदर हमारा होटल होना चाहिए। अगर कोई किसी ने घर बनाना है तो वो कोशिश करेगा कि दरिया के करीब करीब अपना घर बनाए। तो ये जो दो फैक्टर्स थे, इन दो फैक्टर्स की वजह से मेरा ख्याल में वो नौबत आज वहाँ तक पहुँची कि पाकिस्तान के लिए फ्लड्स जो हैं वो एक बड़ा चैलेंज बन चुके हैं। अब हम आते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान में इन सब चीज़ों की बायस एक हमें गवर्नेंस का फेलियर देखने में नज़र आता है। जैसे मैंने पहले क्लेम किया कि 2010 के फ्लड्स जो हैं ये कोई नेचुरल डिज़ास्टर नहीं थे, ये इंसानी डिज़ास्टर हैं। ये हमारी अपने अमाल की वजह से आने वाले हैं। बेशक बेशक कुदरत पर डाल देना या कुदरत को इसका इल्ज़ाम देना हमारे लिए एक बहुत अच्छा एस्केप हो सकता है, लेकिन किसी भी तौर पर हम ये नहीं कह सकते कि ये मुकम्मल तौर पर जो है वो खुदा की तरफ से लाया गया, ये नाजिल की गई एक आफत है। क्यों ये खुदा की तरफ से नाजिल की गई एक आफत नहीं है, और क्यों मैं इसका जिम्मेदार जो है वो अपने आप को और अपने सब को समझता हूँ?
उसकी बुनियादी वजह ये है कि अगर हम 2022 के फ्लड्स को देखें तो बिलाशुबा जो इनकी वजह तो वो बारिशें थी जो एक अब नॉर्मल तरीके से बरसी, और हम पानी को संभाल नहीं पाए। ये बारिश इतनी ज़्यादा थी कि शायद जिसका सामना हमें, जो बारिश हम 3 महीनों में वसूल करते हैं मानसून के, वो बारिश एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो दरी वो जब गिरी तो उसको संभालना हमारे लिए मुमकिन नहीं रहा। लेकिन ये कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं थी, ये कोई अनहोनी नहीं थी, इट वॉज नॉट अ सरप्राइज जिसने हमें पकड़ लिया और हम जान भी ना सके कि हमारे साथ हुआ क्या है। आईपीसीसी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की सबसे पहली रिपोर्ट अगर आप देखें तब से लेके अब तक 6 रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। हर रिपोर्ट चीख चीख के ये कह रही है कि पाकिस्तान जिस खिते में वाक़या है यहाँ पे क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स सबसे ज़्यादा होंगे। जर्मन वॉच की रिपोर्ट्स सक्सेसिवली पाकिस्तान को टॉप 10 कंट्रीज में ऐड कर रही हैं जो क्लाइमेट चेंज में सबसे ज़्यादा मुतासर हैं। इसी तरह जिनी इंडेक्स जो कि क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी को जब उन्होंने गेज किया तो उन्होंने उन टॉप कंट्रीज में पाकिस्तान को शुमार किया जो सबसे कम प्रिपेयर्ड हैं क्लाइमेट चेंज के डिजास्टर से निपटने के लिए। तो ये कहीं से भी एक ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं थी, ये कहीं से भी एक कुदरत की तरफ से दिए जाने वाला सरप्राइज नहीं था, बल्कि कुदरत ने हमें बार बार बताया। और अगर पहली दफ़ा ऐसे हो भी गया 2010 में, 2010 से लेके अब तक मुसलसल हर साल हमारे लिए वो अलार्म्स रेज हो रहे थे कि भाई आप वल्नरेबल हैं क्लाइमेट चेंज से, आपको क्लाइमेट चेंज की रिजिलियंस डेवलप करनी पड़ेगी। लेकिन क्या हमने किसी भी सतह पर जाकर अपने रिजिलियंस ऑडिट्स किए? क्या हमने देखा कि हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं वो फ्लड्स रिजिलियंट है या नहीं है? क्या हमने देखा कि हमारा जो मॉडल है डेवलपमेंट का और पॉली जो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, क्या वो क्लाइमेट चेंज के साथ बदलती हुई रियलिटीज़ से हम आहंग है? तो बिलाशुबा इन सब सवालों का जवाब जो है वो अफसोसनाक तरीके से हमें नो या ना में मिलेगा। ऐसा नहीं हुआ। मैंने 8 पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए, इससे पहले भी डिस्कशन में इनको मैं मेंशन कर चुका हूँ। मेरे ख्याल में ये 8 ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें एनाटमी करने में हेल्प करते हैं कि पाकिस्तान में फ्लड्स क्यों एक गवर्नेंस फेलियर की वजह से आए हैं और हम क्यों अपनी जान नहीं छुड़ा सकते ये कहकर कि भाई फ्लड्स जो है ये कुदरत की तरफ से एक आने वाला अमल है। डियर ऑडियंस, सबसे पहला फैक्टर जिसकी वजह से मैं ये समझता हूँ कि हम फ्लड्स को महज एक कुदरती अमल कह के रद्द नहीं कर सकते, वो हमारी पॉलिसी में टॉप डाउन अप्रोच का होना है। टॉप डाउन अप्रोच का मतलब ये है कि हमारे जो फैसला साज हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनके जहनों में मुल्क में तरक्की और मुल्क में खुशहाली, वसाइल की तकसीम और फैसला साजी का जो मॉडल मौजूद है उसके मुताबिक वो ये समझते हैं कि फ़ैसला टॉप से लिया जाएगा, इस्लामाबाद में लिया जाएगा या ज़्यादा से ज़्यादा कराची, लाहौर, पेशावर, क्वेटा में फैसला साजी होगी। सिर्फ यहाँ पर बैठे हुए एक छोटा जो तबका है, जिसका साइज बहुत कम है, जो पॉपुलेशन के साथ बहुत कनेक्टेड नहीं है, वो हमारे मुल्क में डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर की सारी प्लानिंग बना रहे होते हैं, वो इसको स्ट्रेटेजाइज कर रहे होते हैं। हम ये समझते हैं कि अगर हम सेंटर से डिसीजन मेकिंग लेंगे तो ये बड़े इफ़ेक्टिव तरीके से लोकल कम्युनिटीज़ की ज़रूरियात को भी एड्रेस करने के हम काबिल हो जाएंगे। लेकिन मसला ये है कि जो लोकल वल्नरेबिलिटीज़ हैं उनको शायद पाकिस्तान जैसी एक डाइवर्स सोसाइटी में, जो ना सिर्फ एथनिकली डाइवर्स है, लिंग्विस्टिकली डाइवर्स है, बल्कि जियोग्राफिकली भी डाइवर्स है, तो इतनी डाइवर्सिटी के साथ सेंटर से बैठ के एक चीज़ को कंट्रोल करना किसी भी तरह से एक मौसर कदम या मौसर मौसर पॉलिसी जो है वो नहीं हो सकती। लेकिन 1947 से लेकर अब तक हमने देखा कि सक्सेसिव गवर्नमेंट्स, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, बिलाशुबा उनका ताल्लुक किसी भी सूबे या किसी भी इलाके या किसी भी ज़ुबान के बोलने वाले लोगों से हो, ये सब के सब हमारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो, उनकी अप्रोच यही रही है कि जब वो इक़्तिदार में आई तो उन्होंने सेंटर को मजबूत किया और सेंटर से डिसीजन मेकिंग जो है वो की गई। इसका मसला क्या होता है, इस अप्रोच से प्रॉब्लम क्या होता है? इस अप्रोच से तब पहला प्रॉब्लम तो ये होता है कि आप इतने बड़े मुल्क के लिए जो तकरीबन 8 लाख मुरबा किलोमीटर पर फैला हुआ है,
इतनी, और जिसकी आबादी जो है वो इस वक्त 25 करोड़ के करीब हो चुकी है। आप एक जगह से या 5 जगहों से बैठ के हर इलाके की ज़रूरियात, हर इलाके की मजबूरियों को समझने की कैपेसिटी नहीं रखते, ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। दूसरा मसला ये होता है कि जब आप फैसला साजी कर रहे होते हैं तो लोकल नॉलेज, लोकल एक्सपीरियंसेस, उनको हम इग्नोर कर देते हैं। वो कभी भी ऊपर तक ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकते इतना इफेक्टिवली। अब सिंध के एक देहात में बैठा हुआ शख्स या किसी पंजाब के दूर अफ्तारा इलाके में बैठा हुआ कोई शख्स जिसके पास शायद सदियों का एक विजडम हो, उस तक पहुंचा हो, वो इस्लामाबाद में या वो कराची में ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा, उसका नॉलेज ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा, उसके मसाइल क्या हैं उसका इदराक जो है वो यहाँ पर बैठे हुए बाबू या सियासतदान जो हैं वो नहीं कर सकते। लिहाजा हमारा जो जो रूट्स के साथ एक डिस्कनेक्ट आ जाता है जब भी आप टॉप डाउन अप्रोच पे जाते हैं इस तरह के रूप में। और फिर इसमें इसका एक दूसरा नुकसान ये होता है कि जब आप प्लानिंग सेंटर से कर रहे होते हैं तो उसके नतीजे में जो वसाइल हैं वो भी सेंटर से ही निकलना शुरू होते हैं। मतलब ये है कि वो वसाइल पहले इस्लामाबाद में इकट्ठे होंगे, कराची में इकट्ठे होंगे, लाहौर में इकट्ठे होंगे, क्वेटा में इकट्ठे होंगे, पेशावर में इकट्ठे होंगे, और यहाँ से हम उनकी फिर निचली सतह पर तकसीम का अमल शुरू करते हैं। और ये जो सारा अमल होता है ये प्रोसेस स्लो हो जाता है। दूसरा इसका नतीजा ये निकलता है कि ये अमल जो है ये इसमें बहुत सारी फिर पिलफरेजेस आ जाती हैं, आपके वसाइल का ज़िया हमें देखने में मिलता है आपको। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो डिवेलप नहीं हो सकते। लोकल लेवल के ऊपर ना वो पैसा पहुंचता है, ना वो फैसला साजी की कुव्वत पहुंचती है, और ना ही बाकी वसाइल पहुंचते हैं कि आप एक गांव के लेवल के ऊपर या एक तहसील या एक ज़िले के लेवल के ऊपर इतनी कैपेसिटी डेवलप कर सकें कि फ्लड से कैसे निमटना है। एक ज़िले का क्योंकि जब मुतासिर होना है तो फिर तो सबसे पहले एक तहसील या एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही आपको उसके इम्पैक्ट का सामना करना पड़ता है। बट वो जो हमारी तहसील्स हैं, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, दे आर कम्प्लीटली अनप्रिपेयर्ड। आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में चले जाएं, सिवाय जो मैंने 5-6 शहरों के नाम लिए, इनके साथ 5-6 आप और ऐड कर लें, सिवाय 10 बड़े शहरों के अलावा आपको कहीं पर भी रियासती इदारों की मौजूदगी नज़र नहीं आएगी। अगर आएगी तो उनके दफातर जो हैं वो बुरी हालत में होंगे, उनके लोग जो हैं वो अनप्रिपेयर्ड होंगे, अनट्रेंड होंगे, अंडरपेड लोग आपको नजर आएंगे। जबकि इन अगर आप दारकूमत में चले जाएं तो यहाँ पर आपको दफातर भी शानदार मिलेंगे, लोगों के पास गाड़ियाँ भी शानदार हैं, उनके पास कंप्यूटर्स भी शानदार होंगे, और तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उनके पास मौजूद होगा। तो ये वो पहला पॉलिसी या गवर्नेंस फेलियर है कि जब हम हमेशा टॉप डाउन अप्रोच की बात करते हैं तो ये कंट्रीब्यूट करता है पाकिस्तान में फ्लड्स को एक डिज़ास्टर में कन्वर्ट करने में। देखिए, एक कुदरती चीज़ का होना या चाहे वो ह्यूमन इंड्यूस्ड क्यों ना हो, हमें जब पता है कि एक चीज़ ने रुनुमा होना है और हम हर दफ़ा उस चीज़ से गिर जाते हैं, उधर से उस चीज़ का हमें सामना करना पड़ता है। तो टॉप डाउन अप्रोच है, ये पहला बुनियादी मसला है जिसकी वजह से हम कामयाब नहीं हो पाए और फ्लड्स जो हैं वो एक डिज़ास्टर की शक्ल अख्तियार कर जाते हैं। दूसरा मेरा आर्गूमेंट कि पाकिस्तान में फ्लड्स क्यों एक गवर्नेंस फेलियर है और क्यों महज एक कुदरती या क्लाइमेट इंड्यूस्ड प्रॉब्लम नहीं है, उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ जो फिर हम जो डेवलपमेंट की पॉलिसीज़ और स्कीम्स लेकर आते हैं वो गैर दानिशमंदाना भी होती हैं और वो इनसिंसियर तरीके से डेवलप की गई होती हैं। हम ये देखते हैं कि हम पॉलिसी को इस तरह से डेवलप करते हैं, हम ऐसी डेवलपमेंट की स्कीम्स लेकर आते हैं जिसमें सस्टेनेबिलिटी कहीं पर भी हमारा मतमय नज़र नहीं होता। सस्टेनेबिलिटी मैं उम्मीद रखता हूँ आप सब इससे वाकिफ़ होंगे, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सस्टेनेबिलिटी एक ऐसी अप्रोच है जिसके तहत आप मौजूदा नस्ल की ज़रूरियात या मौजूदा वक्त की ज़रूरियात को पूरा करते हैं, लेकिन इस तरीके से कि आने वाली नस्लें या आने वाले वक्त में जो ज़रूरियात हैं वो कंप्रोमाइज़ ना हो जाएं। हम आज की ज़रूरत को भी पूरा कर लें, लेकिन आने वाली नस्लों के लिए भी हम कुछ छोड़ के जाएं, या जो आने वाला कल है उसमें भी हमारे पास कुछ बचे कि हम आज के मसाइल को ओवरकम कर लें। आसान मिसाल ये है कि मुझे आज भूख लगी, तो मेरे लिए ये कहीं किसी भी तरह से एक एक सस्टेनेबल सोल्यूशन नहीं है कि मैं अपने घर में मौजूद मुर्गी को ज़बह करके खा लूँ, क्योंकि आज तो मैंने एक मुर्गी ज़बह कर ली लेकिन मुझे कल भूख दोबारा लगनी ही लगनी है। क्या मेरे पास इतनी मुर्गियां हैं कि मैं रोज़ाना एक मुर्गी ज़बह करके खा सकूं? अगर इसका जवाब ना में है तो मुर्गी को ज़बह करके खाना किसी भी तौर पर मेरे लिए एक सस्टेनेबल सोल्यूशन नहीं है।
बल्कि सस्टेनेबल सोल्यूशन शायद ये होगा कि मुझे मुर्गी का अंडा जो है उससे अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करना चाहिए। अब हम इसी तरह करते हैं, यही पॉलिसी होती है कि हम हर दफ़ा मुर्गी ज़बह करने पे यकीन रखते हैं। वो क्यों रखते हैं? क्योंकि हमारी जो डेवलपमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं उनका फोकस ना तो लोगों की ज़रूरियात को ग्रास रूट लेवल पे रिज़ॉल्व करना होता है और ना ही उनका मकसद सस्टेनेबिलिटी होता है, बल्कि इनका मकसद ये होता है कि हम जल्द अज जल्द एक पॉलिटिकल रिटर्न ले लें। हम एक ऐसी स्कीम शुरू करें कि जो अगले 5 साल के अंदर अंदर आने वाले इलेक्शंस में हमारे लिए बेतहाशा वोट्स हमें ला के दे दे, हमारा वोट बैंक बढ़ जाए सूबाई लेवल के ऊपर, फेडरल लेवल के ऊपर, और हमारी जो हुकूमत है वो आइंदा भी आ सके या एक मजबूत शक्ल में आइंदा हमारी हुकूमत आ सके। इसकी वजह से क्या होता है, इस क्विक पोलिटिकल रिटर्न के चक्कर में और ज़्यादा वोट्स के चक्कर में हमने फिर देखा कि हमारे यहाँ जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स बनते हैं वो किसी भी तरह से क्लाइमेट चेंज के नॉलेज को, इन्वायरमेंटल रिस्क्स को, इकोलॉजिकल वेरिएशन के जो फैक्टर्स होते हैं इनको अकाउंट फॉर नहीं करते। हमने हम शहरों का अप्रूवल दे देते हैं, हम वक्ती तौर पर टूरिज्म को डेवलप करने के लिए होटल्स को अलाउ कर देते हैं कि वो ऐसे इलाकों में बने जहाँ पर जो है वो जो दरिया का अपना इलाका है। और ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए जो दूसरा बहुत बड़ा मसला है वो यही है कि हमारी जो पॉलिसीज़ होती हैं डेवलपमेंट की, ये हम इनको आर्बिट्रेरीली कंसीव करते हैं और ये किसी भी तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ मेल नहीं रखती। तीसरा जो हमारे पास बुनियादी मसला है जिसकी वजह से ये फ्लड्स या आइंदा आने वाले फ्लड्स भी एक डिजास्टर में कन्वर्ट हो जाएंगे, जब भी बड़ा फ्लड आएगा हमें उसका सामना करना पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि हमारा आज भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का स्टैंडर्ड है वो आउटडेटेड है। हमारा बिल्डिंग कोड ब्रिटिश टाइम से चला हुआ आ रहा है, हमने उसको एड्रेस नहीं किया। हम इस काबिल नहीं हो सके कि हम इस चीज़ को इंश्योर करें कि पाकिस्तान में बनने वाली हर हर इमारत जो है क्या वो फ्लड्स, एक ख़ास हद तक आने वाले फ्लड्स का मुकाबला कर सकती है। द आंसर इज़ नो। हमारे मुल्क का एक बड़ा हिस्सा जो है, हमारी आबादी का बड़ा हिस्सा, वो फॉल्ट लाइन पर वाक़या है। हमारा इलाका, हमारा हमारा मुल्क जो है ये ज़ल्ज़लों का भी गढ़ है। हमने देखा जब 2005 में ज़ल्ज़ला आया तो हमें रियलाइज़ हुआ कि पूरे मुल्क में कहीं पर भी बिल्डिंग कोड को फॉलो नहीं किया जा रहा, और यही 2022 में हमें देखने को मिला कि जो इमारत बनाई जा रही हैं उनमें किस तरह का मटेरियल आपने इस्तेमाल करना है, ख़ासकर उन इलाकों में जो इमारत बन रही हैं जो कि दरियाओं से करीब हैं, जो कि फ्लड वल्नरेबल हैं, तो वहाँ पर भी कुछ भी नहीं है। हत्ता कि जो नाम नहाद कागज़ों पर मौजूद हमारा बिल्डिंग कोड है उसको भी प्रैक्टिकली हम इम्प्लीमेंट करने में कामयाब नहीं हुए, बल्कि वो जो सारी चीज़ है वो कहीं ना कहीं निचले लेवल के ऊपर करप्शन और अकरबा परवरी का शिकार हो जाती है। मैंने अगर बिल्डिंग बनानी है, आप मेरे दूर के या करीब के जानने वाले हैं, आपने उस बिल्डिंग का नक्शा और उसको उसके स्टैंडर्ड्स को आपने आगे चेक करना है, तो आप सिर्फ मुरव्वत में ही मारे जाएंगे। आप बेशक मेरे से रिश्वत का तकाजा ना करें, आप सिर्फ मुरव्वत, बरादरी, ग्रो, जुबान, नस्ल, उसकी हमांगी होती है और उस चक्कर में आप मुझे फेवर दे देंगे, मैं आपको फेवर दे दूंगा। इसके नतीजे में जब तक काम चल रहा होता है तब तक तो चलता रहता है, लेकिन जब जब मुसीबत आती है तो उसका असर जो है वो फिर कई गुना ज़्यादा होके हमारे सामने आता है। तो हम आज तक जो है हम बिल्डिंग स्टैंडर्ड्स को ना रिवाइज करने में कामयाब हुए हैं, ना हमारे मुल्क में किसी भी लेवल के ऊपर इस तरह की कोई स्टडी की गई है कि भाई जो हमारे एग्जिस्टिंग बिल्डिंग स्टैंडर्ड्स हैं क्या ये क्लाइमेट रिजिलियंट हैं। क्या हम खास ना हमने वो स्टडी की है कि हम आइडेंटिफाई करें ये इलाके कि जी ठीक है ये 8-10 शहर हैं, ये 15 शहर ऐसे हैं, एटलीस्ट इन 15 शहरों में तो हम बिल्डिंग कोड को रिवाइज कर दें जहाँ पर फ्लड्स का खतरा ज़्यादा है। हम ये भी करने में कामयाब नहीं हो सके। और इसकी एक और जो फिर कनेक्शन बनता है आपका, वो बनता है, वो मेरा आगे पॉइंट आ रहा है, उसके साथ मैं इसको दोबारा कनेक्ट कर दूंगा। चौथा जो जो पॉइंट है जिसकी जिसकी वजह से मैं ये समझता हूँ कि क्लाइमेट चेंज से आने वाला जो डिज़ास्टर है, ये जो जो डिस्ट्रक्शन है, वो हमारे लिए महज एक इन्वायरमेंटल डिज़ास्टर नहीं है, बल्कि वो एक हमारे लिए फिर वो हमारे लिए एक गवर्नेंस फेलियर है।
तो उसकी वजह ये है डियर ऑडियंस कि हमारा जो मॉडल है डेवलपमेंट का, दैट इज़ फिलैंथ्रोपिक मॉडल। हमारे हुक्मरान, हमारे सियासतदान, हमारी इलीट, हमारा खुशहाल तबका, हम फिलंथ्रॉपी पर यकीन रखते हैं। अब फिलंथ्रॉपी को कैसे हम अगर उर्दू में ट्रांसलेट करें, अगर लाला इफ़ यू कैन हेल्प मी मे बी, तो अ, अ, मैं भी नहीं समझ पा रही कि आप क्या कहना चाह रहे अब हमारा मॉडल होता है इमदाद देने पर यकीन रखते हैं हैं। हम। अच्छा, इमदाद सही सही और सही। मदद देना जो है वही वो बात होगी ना चिकन एंड एग वाली, कि हम टेम्पररी समझते हैं कि हम शायद अभी इस चीज से निकल जाएंगे, और हम हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करते, जबकि जो वेस्टर्न जी मैं, कंट्रीज थे उनके पास जी 100 सालों की जी, प्लानिंग होती है। असल में देखिए, अब फ्लड आ गया तो हम्म। अब हुकूमत ये समझती है कि उसका ये अखलाकी फ़र्ज़ है कि जो वज़ीर आज़म है, जो वज़ीर आला हैं, जो पोलिटिकल पार्टियों के सरबराह हैं, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके सरबराहान हैं, हम जाएं, हम लोगों में इमदाद के थैले तकसीम करें, हम लोगों में टेंट तकसीम करें। और ये करने के बाद हमें ये लगता है कि हमने ये एक जो है वो अपना अखलाकी फ़र्ज़ भी अदा कर दिया है। और बिलाशुबा इसकी इसकी ज़रूरत होती है, ये अखलाकी ज़िम्मेदारी होती है डिज़ास्टर में। अभी आज भी आप जाएँ, हमें तो इत्तेफाक होता रहता है मुख्तलिफ इदारों से मिलने के लिए। कुछ कुछ अर्सा पहले हम एक बहुत बड़े वफाकी इदारे के साथ एक ताल्लुक में आए, कॉन्टैक्ट में आए, तो बड़ा फ़ख्रिया उन्होंने बताया जी कि 2022 में जब फ्लड्स आए तो हमने स्पेशल यहाँ से इतने ट्रक भेजे और हमारी टीम के इतने मेंबर्स गए, वो 1 महीना तक फील्ड में रहे और वहाँ पर हमने लोगों की इस तरह से इमदाद की। तो ये फिलंथ्रोपिक मॉडल है, ये फिलंथ्रोपिक अप्रोच है डिजास्टर रिस्पांस की। हम प्रिपेयर्डनेस की तरफ नहीं जा रहे कभी भी। रियासत को भी यही लगता है कि ठीक है, अगर डिजास्टर आ गया तो हम उसके बाद, हम एक प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं है बल्कि रिएक्टिव अप्रोच की तरफ हम जा रहे होते हैं। उसमें उसका शायद फ़ायदा भी होता है, उसका फ़ायदा ये भी होता है कि अगर आप इमदाद तकसीम कर रहे हैं तो आपको बड़ा अच्छा लगता है कि देखिए तस्वीरें बन गई हैं, आपकी मीडिया कवरेज हो जाती है। उसमें पैसा खाने का भी आपके पास मौका ज़्यादा होता है, उसको वहाँ पर एमरजेंसी में आपके ऑडिट्स भी इतने स्ट्रांगली नहीं जा रहे होते। फिर आप वो अपनी तबाही बर्बादी को दिखा के इंटरनेशनल कम्युनिटी से भी ज़रा सिंपथी का जो है वो एलिमेंट उसको इन्हांस करके, और आप कोशिश करते हैं कि बाहर से हमें एड मिल जाए, इमदाद मिल जाए। फिर तुर्की ने भेज दिया, सऊदी अरब ने इमदाद भेज दी, अमेरिका से इमदाद आ गई, वगैरह वगैरह। तो अब ये जो फिलंथ्रोपिक अप्रोच है, जिसमें हमारा फोकस इसके ऊपर होता है कि हम फूड डिस्ट्रीब्यूट करें, हम कंबल और टेंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दें लोगों में, हम बाकी जो है वो जो ज़रूरी अशिया हैं लोगों में वो तकसीम कर दें। अब ये मॉडल आपको हर लेवल पे नज़र आता है। देखिए, वज़ीर आज़म से लेके एक असिस्टेंट कमिश्नर तक जो नीचे लेवल पर बैठा होता है, एग्जेक्टिव की हर ब्रांच में ये एलिमेंट मौजूद है। और ये फिलंथ्रोपिक मॉडल, ये फिलंथ्रोपिक बायस जो है हमारी, ये हमें कभी भी रिजिलियंस और प्रिपेयर्डनेस की तरफ नहीं लेके जा सकता। क्या हमने कभी ये कोशिश की कि हम लोगों को इमदाद जो दे रहे हैं, जो खुराक तकसीम कर रहे हैं, क्या उसकी बजाय हम उनको उनकी क्रॉप को इंश्योर करके दे दें? देखिए, ये भी तो तरीका हो सकता है ना, एक रिस्पॉन्स करने का तरीका हो सकता है कि आप इंश्योरेंस के मॉडल्स अप्लाई कर दें कि ठीक है जी, आपकी हम एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कर रहे होते हैं, हम आपके लिए डिज़ास्टर, आप इमदाद के नाम पर आप कहीं पर मौजूद जो जो बंद होते हैं, क्या आप उनको मजबूत कर रहे हैं ताकि दरिया का पानी अगर आए तो कम से कम कुछ हद तक हम उसको रोकने में कामयाब हो जाएं? तो बहुत कम हमें इस तरह की जो है वो एफर्ट्स नज़र आती हैं। ज़्यादातर ये होता है कि हम पोस्ट डिजास्टर रिस्पांस की तरफ जा रहे होते हैं। ऑप्टिक्स अच्छे होते हैं इसके, दुनिया भर में ये जो मॉडल है ये अब रिटेंडेड हो चुका है, कहीं पर भी ये फॉलो नहीं किया जाता। कहीं पर भी आपको, अभी अमेरिका में फ्लड्स आए, पिछले महीने फ्लड्स आए हुए थे, न्यूयॉर्क शहर डूब गया। क्या आपने देखा कि न्यूयॉर्क का मेयर जो है वो जहाज पर बैठ के दौरा करने निकल गया? क्या आपने देखा कि न्यूयॉर्क का मेयर जो है वो किसी कैंप में पहुंच गया है? ये मॉडल ख़त्म हो चुका है। हत्ता कि डेवलपिंग कंट्रीज भी अब इस मॉडल से जान छुड़ा रही हैं। हमारे हमसाया ममालिक भारत में देखें, बांग्लादेश में देखें, ये चीज़ मौजूद है, लेकिन बहुत नीचे आ चुकी है। हम अभी तक पूरी शिद्दत से इसके साथ चिपके हुए हैं। और पिछले साल एक बड़ी तकलीफ दे अमल देखने में आया कि जब एक असिस्टेंट कमिश्नर साहब जो हैं वो फ्लड का मुआयना करने गए हैं, तो दो लोगों ने उनकी छतरी पकड़ी हुई है और वो खड़े होकर जायज़ा ले रहे हैं, और वो बड़े फ़ख्रिया उसको फिर वो अपने सोशल मीडिया पे शेयर भी कर रहे हैं कि जी आज हमने दौरा किया, हमने देखा कि लोगों की क्या ज़रूरियात हैं। तो ये आपको दौरा पहले करना चाहिए था, और उसके लिए दो लोगों को आपकी छतरी पकड़े खड़े होने की जरूरत नहीं है। आपको वहां जाने की भी जरूरत नहीं है। यू शुड हैव अ टीम जो वहां जाए और काम करे। तो ये एक और हमारा जो प्रॉब्लम है फिलंथ्रोपिक अप्रोच का जो है।
तीसरा हमारे पास जो पहले मैं पॉइंट मैंने दिमाग में छोड़ा, और मेरी लाला रुख से इसके ऊपर बात भी हो रही थी, जब मुझे पता चला कि बहुत सारे स्टूडेंट्स या जो मेरे ऑडियंस होगा दे विल बी फ्रॉम द आर्किटेक्चर बैकग्राउंड, और वो नेचुरल या जो जो हार्ड साइंसेज होते हैं उनसे ताल्लुक़ रखते हैं, तो मेरे दिल में ये ख्वाहिश ज़्यादा इंटेंस हो गई कि मैं वाकई आप सबसे बात करूं, क्योंकि हम पॉलिसी सर्कल में, गवर्नेंस सर्कल में ये बातें हम करते रहते हैं, और इट इज़ लाइक एन इको चैम्बर। हम अपनी बातें करते हैं, हमारी ऑडियंस भी हमारे जैसी होती है, और लौट के वही आवाज़ हम खुद को सुनाई दे रही होती है। मसला ये है कि जो हमारे साइंस और पॉलिसी के दरमियान जो डिस्कनेक्ट है वो प्रॉब्लम्स को बहुत एम्पलीफाई कर रहा है। हमारे जो नेचुरल साइंटिस्ट हैं, जो हमारे इंजीनियर्स हैं, उनको पॉलिसी का पता होना चाहिए। दे शुड नो पॉलिसी कैसे बनती है, पॉलिसी में फेलियर्स कहाँ से आते हैं, पॉलिसी में प्रॉब्लम्स क्या हैं, गवर्नेंस क्या होती है, गुड गवर्नेंस कैसे अचीव की जा सकती है, बैड गवर्नेंस कैसे अचीव की जा सकती है। इसी तरह वो लोग जो, मसलन मैं सोशल साइंसेज से बिलोंग करता हूँ, हम पॉलिटिक्स और गवर्नेंस को हम पढ़ते हैं, हमारे यहाँ लोग बड़ा प्राउडली कह देते हैं कि नहीं ये हमारा काम नहीं है जी, ये तो हार्ड साइंस है, ये तो नेचुरल साइंसेज का काम है, ये इंजीनियर्स का काम है, ठीक है, ये एक्सपर्ट्स का काम है, हम दूसरे एक्सपर्ट हैं, हम पॉलिसी के ऊपर बात करेंगे। ये जो माइंडसेट है, ये हमारा जो एक डिस्कनेक्ट है पॉलिसी का और साइंस का, ये भी बहुत बड़ा मसला है। इसकी वजह से क्या होता है कि हम जो पॉलिसीज, जो डेवलपमेंट मॉडल लेके आ रहे होते हैं, आपने एक इंजीनियर को बता दिया कि जी ठीक है यहाँ पे आके आपने बिल्डिंग बना दें, वो बिल्डिंग बना देगा, लेकिन ये पॉलिसी तो कहीं ना कहीं से जो बनाई जा रही होती है, क्या वहां पर भी कोई इन्वायरमेंटल इंजीनियर बैठा हुआ था, क्या कोई आर्किटेक्चर एक्सपर्ट बैठा हुआ था, क्या कोई डिजाइन इंजीनियर बैठा हुआ था पॉलिसी मेकिंग में, जो एक शहर का जो प्लान है, जो डेवलपमेंट का प्लान है, उसमें शामिल हो? द आंसर इज नो। इसी तरह जहां पर इंजीनियरिंग के लोग बैठ के नई स्कीम्स डेवलप कर रहे हैं, उनको किस हद तक अपडेट दी गई, उनको क्या ट्रेनिंग्स दी गई कि उनको सोशल एस्पेक्ट्स का अंदाजा हो, तो अनफॉर्चुनेटली अगेन द उनको पोलिटिकल एस्पेक्ट्स का अंदाजा हो, अगेन द आंसर इज नो। हमारे पास जो जो इंजीनियर्स हैं, जो जो डिज़ाइनर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स, जो साइंटिफिक या हार्ड साइंस के एक्सपर्ट्स हैं, उनके पास सोशल नॉलेज सिर्फ और सिर्फ वही है जो सोशल मीडिया से पहुंच रहा है उन तक, जो वो फेसबुक पे देख लेंगे, किसी वेब व्हाट्सएप की फॉरवर्डेड पोस्ट में उनको नजर आ जाएगा, दैट्स इट। क्या उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो रही है? अगेन द आंसर इज नो। और उसका नतीजा ये निकलता है कि फिर जो पॉलिसी और साइंस के दरमियान एक बहुत बड़ा खला जो है वो रह जाता है, और जो हमारी प्लानिंग होती है वो फिर बड़ी हद तक हमें नजर आती है कि वो मज़का खेज होती है। तीसरा, हमारे एक और जो मसला है वो ये है कि हमारा जो मॉडल है डिजास्टर रिस्पॉन्स का, वो एड पर कायम है। हमने कभी भी डिजास्टर रिस्पांस की इंडिजिनस कैपेसिटी को डेवलप करने की कोशिश नहीं की। आप 1947 से लेके आने वाले हर फ्लड का जायजा ले लें, हर नेचुरल डिजास्टर को देख लें, जो एक बड़ी जो हमने जहाँ से रिस्पांस क्रिएट किया, वो रिस्पांस था ह्यूमैनिटेरियन बोरोइंग का। ये ह्यूमैनिटेरियन बोरोइंग इंटरनेशनली की जाती है। हम इंटरनेशनल जो हमारी जो कम्युनिटी है वो हमें हेल्प आउट करती है, और उनकी मदद से फिर हम इसको रिस्पांस देने के काबिल होते हैं। या फिर ये जो बोरिंग होती है ये हम लोकली कर रहे होते हैं, हम ईदी साहब को लेके आ जाते हैं, वो हमें हेल्प का जन्नत में बख्शे, वो आ जाते थे। हम अल खिदमत फाउंडेशन, दिस फाउंडेशन, दैट फाउंडेशन, और ये फाउंडेशन आके जो है वो हमें हेल्प कर रही होती है। हमारे पास अपना स्टेट के पास कोई इतना इतना एक जामिया निज़ाम नहीं है जहाँ पर प्रॉपर फंड्स हों, बजटरी एलोकेशंस हों क्लाइमेट डिजास्टर्स को रिस्पॉन्ड करने के लिए, बल्कि वक्त पड़ने पर फिर रिलीफ कैंप बन जाते हैं और वो अकाउंट्स खुल जाते हैं वगैरह वगैरह। इसमें एक और मसला जो है वो हमारा फॉरेन पॉलिसी कंफ्यूजन का भी है। जब यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म पे क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात हुई, तो आप सबको ये जान के हैरत होगी कि 2007 में जब क्लाइमेट चेंज को सिक्योरिटी थ्रेट के तौर पर सिक्योरिटी काउंसिल ने डिस्कस किया, तो पाकिस्तान ने इसकी मुखालफत की, और सिर्फ 3 साल बाद 2010 में फ्लड्स आ गए, और उसके मजीद 2-3-4 साल के बाद आई थिंक 2009 में
2012 या 13 में हम खुद चले गए इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास कि जी प्लीज़ डिस्कस कीजिए, क्लाइमेट चेंज तो सिक्योरिटी थ्रेट है। तो ये एक फॉरेन पॉलिसी का फेलियर होना जो है, ये भी एक सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम है। ये हमारी पॉलिसी बड़ी अभी तक हमें क्लियर नहीं है कि हमने किस तरह से इसके ऊपर आगे चलना है। क्या हमने क्लाइमेट फाइनेंसिंग करवानी है, क्या हमने क्लाइमेट रेपरेशंस लेनी है, क्या हमने कोई क्लाइमेट एक न्यू ग्रीन डील करनी है। डिफरेंट अप्रोचेज हैं। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है COP27 पर भी देख लें तो हम उसके बारे में एक इबहम का शिकार हैं। और लास्ट पे जो हमारा जो मॉडल है डेवलपमेंट का पूरे मुल्क में, आजकल उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो रही है, मैं भी इसीलिए उसको भी ऐड कर रहा हूँ कि इलीट कैप्चर है। हमारा जो स्टेट का गवर्नेंस का सारा मॉडल है वो इलीट सेंट्रिक है। इसमें आम लोगों को ना तो शामिल किया जाता है, ना ही उनकी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखा जाता है। इलीट किसी भी तरह से तैयार नहीं है कि वो गुंजाइश पैदा करे, डेवलपिंग वो गुंजाइश पैदा करे मिडिल या लोअर क्लास के लिए कि वो भी खुशहाली का रास्ता अपना सकें। एलीट किसी भी तरह से टैक्सेस देने को तैयार नहीं है, वो रियासत के लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार नहीं है। और यही अप्रोच हमें नज़र आती है। इसीलिए डेवलपमेंट आपको वो नज़र वहाँ पर ज़्यादा आती है जहाँ पर एलीट के डायरेक्ट वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। तो ये 8 पॉइंट्स हैं। आखिरी 3 को मैंने ज़रा क्विकली रैप किया बिकॉज आई गॉट दैट सिग्नल कि हमारा टाइम जो है वो ख़त्म होने के करीब है। बहरहाल इसके ऊपर अगर मज़ीद आप डिस्कशंस जो है वो हम सवालात में कर सकते हैं। लाला रुख, अगर आप सवालात की तरफ हम जाना चाहेंगे तो आप गाइड कर दीजिए हमें किस तरह से हम प्रोसीड करें। अमीर, आप पहले 5 मिनट और ले लें, अपनी प्रेजेंटेशन को आराम से कंप्लीट करें और उसके बाद हम फिर सवालात पे जाते हैं, कोई मसला नहीं है। चलो, ठीक हो गया, ठीक हो गया, थैंक यू। सो आई आई थिंक ये 8 पॉइंट्स तो हमारे क्लियर हो चुके हैं। थोड़ा जल्दी में मैंने रैप किया आखिरी 2 पॉइंट्स, लेकिन अगर इनके बारे में मजीद किसी पार्टिसिपेंट को लग रहा है कि अभी तशनगी है तो आप बता दीजिए, वरना फिर मैं अपनी लास्ट स्लाइड पे जाके इसको कंक्लूड करता हूँ। ओके, सो अब कोशिश करते हैं रिकॉल करें उन बोले हुए असबाक को, और कोशिश करते हैं आगे के वे आउट जो है उसको लेके चलें। मेरा असूली तौर पर इस चीज़ से इख्तलाफ रहा है कि मैं ये चाहता हूँ कि जो वे फॉरवर्ड्स हैं वो ना ही दिए जाएं। वो इसलिए ना दिए जाएं क्योंकि अगर आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया है तो वही प्रॉब्लम ही आपका उसी में सॉल्यूशन छुपा हुआ होता है। ये जो काम आप कर रहे हैं वो काम ना करें तो वही आपका वे फॉरवर्ड होगा। बहरहाल हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो हमें इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम अपने मुल्क में इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी को इन्हांस करें। जब से हमने NDMA बनाया है, NDMA ने एक अम्ब्रेला के तौर पर काम किया है, लेकिन इस अम्ब्रेला के प्रेजेंस में निचले लेवल के ऊपर इदारों का बनना ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। NDMA के बाद असल होना तो ये चाहिए था कि हम PDMAs बनाएं जो काम कर रही हैं, फिर DDMAs, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर हमें डिजास्टर रिस्क अथॉरिटीज़ को क्रिएट करना चाहिए था। लेकिन हम अभी तक इसमें कामयाब नहीं हुए, और हमने ये देखा है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर कहीं पर भी फैसिलिटी नहीं है। बल्कि NDMA के बनने से पहले हमारे पास सिविल डिफेंस का महकमा होता था, हमारे पास जो है वो रजाकार फोर्स मौजूद होती थी जो इस तरह के कामों में सामने आती थी। अब वो सब भी खत्म हो चुके हैं। अगेन टॉप डाउन अप्रोच की वजह से सब ऊपर की तरफ देख रहे होते हैं, ऊपर से इमदाद पहुंचने में, ऊपर से एक चीज़ आने में, जब तक निचले लेवल के ऊपर नुकसान जो है वो हमें हो चुका होता है। और दूसरा इसका सोल्यूशन यही है कि हम जो है वो साइंस और नॉलेज के दरमियान जो गैप है इसको जितना जल्दी हम रिड्यूस कर सकते हैं और जितना क्विकली रिड्यूस कर सकते हैं करें। ऐसा ना हो कि जो इंजीनियर्स हैं वो एक अलग स्फीयर में काम कर रहे हैं, हमारे जैसे लोग जो पॉलिसी के ऊपर काम करते हैं वो एक अलग दुनिया में रह रहे हैं। हमारी दुनिया के बारे में आपको आगाही नहीं है, आपकी दुनिया के बारे में हमें आगाही नहीं है। आज का जो ये सेशन है मेरे ख्याल में इस हिसाब से मुफीद साबित होगा कि मैं बहुत कुछ आप लोगों के लिए छोड़ के जाऊंगा, आप सोचें। और मज़ीद आपके क्वेश्चन से मुझे भी बहुत कुछ है वो मिलेगा कि मैं उसको अपने अपनी मज़ीद रिसर्च का हिस्सा बनाऊं। लेकिन ये मुमकिन तब है कि जब एक मुसलसल कनेक्ट जो है वो इस्टेब्लिश हो जाए। फिर कम्युनिटी इंगेजमेंट को प्रायोरिटाइज करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो डिसीजन मेकिंग का मॉडल होता है उसमें लोकल लेवल के ऊपर एक गांव गांव के लोगों को पता होना चाहिए कि जब फ्लड्स आने हैं तो उन्होंने उससे कैसे निपटना है। और गांव के लोगों की जो ज़रूरियात हैं, जो उनकी डिमांड्स हैं, वो टॉप तक ट्रांसफॉर्म होनी चाहिए। इसका एक इफेक्टिव चैनल बनाया जाए
और ये तब मुमकिन है, हमारे पास हमारा आइन जो है उसमें पूरा मैकेनिज्म मौजूद है। हमारा आइन बताता है कि जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं, ये बेसिस, ये फाउंडेशन है किसी हमारे हमारे हमारी जमहूरियत की। लेकिन हमारे मुल्क में तो इस वक्त लोकल गवर्नमेंट्स हैं ही नहीं, सिवाय एक दो सूबों के, और वो भी जो हैं उनके पास इख्तियारात जो हैं वो नहीं है। तो अगर हम लोकल कम्युनिटीज़ को एंगेज करें, पावर करें, जिसके लिए हमें ग्रास रूट लेवल के ऊपर डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, तो ये हमारे पास एक दूसरा वे आउट हो सकता है। तीसरा फिर बिलाशुबा हमारे पास गवर्नेंस और अकाउंटेबिलिटी। आप देखें ना, आप सब ने ये खबर सुनी होगी, पिछले साल फ्लड्स आए 2010 में, तो सवात का एक बड़ा मशहूर होटल है, आई थिंक उसको हनीमून होटल बोलते हैं, वो तबाह हो गया। उसकी वीडियोस भी हमने देखी, पूरी दुनिया में नशर हुई। अच्छा, अफसोस की बात यह है कि यही होटल जो है, ये 2010 के फ्लड में भी इसी तरह तबाह हुआ था। अब 2010 से लेके 2022 तक 12 साल के अंदर एक होटल जो गैर कानूनी तौर पर बना हुआ था, जो फ्लड्स में गिरा, जिससे नुकसान हुआ और जिसने आगे भी नुकसान पहुंचाया, अब वो होटल दोबारा कायम होकर दोबारा गिर गया। 2000 तो 2010 से लेके 2012 के दरमियान, 2022 के दरमियान, इन 12 सालों में वो कौन कौन ऑफिसर्स थे जो वहां पर अपॉइंट रहे, किस वक्त ये इमारत कायम हुई, वो जो ऑफिसर्स जो जिनकी वहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इस तामीर को रोकना, वो आज कहाँ हैं? क्या उनसे कहीं सवाल किया गया? द आंसर इज नो। वो तो तरक्कियां पाते पाते वो तो अब बहुत सीनियर अफसर बन चुके हैं, उनको तो कोई हाथ नहीं लगा सकता। हालांकि उनका एक किया हुआ काम सबके सामने तो मौजूद है। इसी तरह पूरे सवात में, हमजा में और कई जगहों के ऊपर आपको इस तरह की मिसालें नजर में आएंगी। फिर हमारे पास जो प्लानिंग का मॉडल है, डियर ऑडियंस, वो प्लानिंग का मॉडल जो है वो रिस्क इन्फॉर्म नहीं है। हमारा जो क्लाइमेट चेंज का नॉलेज है और क्लाइमेट रिस्क के मुतलका जो जो अंडरस्टैंडिंग है, वो ट्रांसफॉर्म नहीं हुई। ना प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस काबिल हुआ है कि वो इन चीज़ों को अपने अंदर अकोमोडेट करे, और ना ही और कई लेवल्स के ऊपर हमें ये चीज़ नज़र आती है। तो हमें एक क्लाइमेट चेंज का जो नॉलेज है, जो क्लाइमेट रिस्क का नॉलेज है, वो हर लेवल के ऊपर उसको इंजेक्ट करना ज़रूरी है। फिर एक मल्टी सेक्टोरल कोलैबोरेटिव अप्रोच की हमें ज़रूरत है, जिसमें गवर्नमेंट अकेली सब कुछ ना कर रही हो, बल्कि और फिर गवर्नमेंट के साथ साथ जो फलाही इदारे हैं, सब कुछ उनके ऊपर भी ना डाल दिया जाए। सिविल सोसाइटी वो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए सामने आए। तो एक जो कोलैबोरेटिव मॉडल है, सिर्फ वही हमें हेल्प आउट कर सकता है कि हम जो है वो एक मल्टी सेक्टोरल इंटीग्रेशन की अप्रोच के थ्रू जो है वो चल के क्लाइमेट चेंज के तनाजुर में इस गवर्नेंस फेलियर को ओवरकम कर सकें। फिर हमारे पास एक जिस चीज़ की अशद ज़रूरत है वो ये है कि डेटा कलेक्शन एंड मॉनिटरिंग। हमारे पास ऐसा सिस्टम नहीं है, अभी भी नहीं है, कि हम एग्जैक्ट फिगर्स बता सकें कि भाई किस साल कहाँ पर जो फ्लड आया तो हमारे पास कितना नुकसान हुआ, कौन कौन से एरियाज जो हैं वो इस वक्त प्रोन हैं। क्या कोई ऐसा मैप मौजूद है जो हमें बता सके कि अगले 5 सालों में यहाँ यहाँ जो है वो दोबारा फ्लड आने के चांसेस हैं? तो ये वो पॉपुलेशंस कौन कौन सी हैं, वो लोग, वो आबादी का कौन कौन सा हिस्सा है, वो कौन से ग्रुप्स हैं, एथनिकली, लिंग्विस्टिकली, जेंडर बेस्ड, जो ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकते हैं। कितनी खवातीन जो है वो मुतासर हुई इस फ्लड्स में, पिछले फ्लड्स में, हमारे पास उसका डेटा नहीं है। कितने लोगों का रोज़गार जो गया, उसमें से कितना रोज़गार सस्टेनेबल था, कितना जो है वो डेली बेसिस के ऊपर था, हमारे पास इसका कोई डेटा जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो एक डेटा डेटा और आज के ज़माने में कहते हैं कि डेटा जो है वो एसेट है किसी भी रियासत के लिए, माशरे के लिए। तो हमें एक इन्हांस्ड और एफिशिएंट डेटा कलेक्शन स्ट्रेटजी को डेवलप करना पड़ेगा। फिर फाइनेंशियल मैकेनिज्म्स हमारे पास होने चाहिए। देखिए, ये नहीं है कि आप जब भी फ्लड आएगा आप इमदाद इकट्ठी करने चले जाएंगे। जब पता है कि फ्लड्स आने हैं तो हमारे पास बजटरी एलोकेशन भी होनी चाहिए, और फिर हमारे पास ऐसे बैंक्स, क्या बैंक्स हमें कर्जे दे रहे हैं क्लाइमेट चेंज से मुतासर लोगों को? नहीं दे रहे। तो उनको कौन कन्विंस करेगा कि भाई आप एक फाइनेंशियल मैकेनिज्म डेवलप करें कि लोगों जो हैं उनको इस सूरत हाल में हेल्प आउट किया जा सके। इंश्योरेंस कंपनीज को किस हद तक मोटिवेट किया जा रहा है कि वो अपना किरदार अदा करें? वो बहुत पीछे, इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं वो नहीं है। फिर जो हमने इंटरनेशनल फाइनेंसिंग लेनी है, देखिए ना, क्लाइमेट चेंज से मुतलका बांग्लादेश पाकिस्तान के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा पैसे हासिल कर रहा है। इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा क्लाइमेट फाइनेंसिंग हासिल कर रहा है। हम क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हमारे पास वो लोग नहीं हैं जो प्रपोजल लिख सकें, हमारे पास वो लोग नहीं हैं जो कॉन्सेप्ट को इनिशिएट कर सकें,
और बहुत सारे और हमारे अंदर खामियां हैं। तो अगर आप इन खामियों को ओवरकम कर लें तो बिलाशुबा जो रकम मिल रही है इंटरनेशनली वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो मिल रही है उसमें से भी हमारा शेयर तकरीबन ना होने के बराबर है। और ये फिर हमारे लिए तभी मुमकिन है कि अगर हम क्लाइमेट फाइनेंस के ऊपर काम करें, हम अपने लिए यहाँ पर अपना 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 स्किल सेट डेवलप करें, अपने 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 लोगों को इनकरेज करें। और डेफिनेटली फिर कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत है हर लेवल के ऊपर। वो चाहे रेस्क्यू और रिस्पांस के लेवल के ऊपर हो, वो चाहे डिज़ाइन आर्किटेक्चर और डेवलपमेंट के लेवल के ऊपर हो, वो चाहे इकोनॉमिक लेवल के ऊपर हो, वो सोशल रिस्पांस के लेवल के ऊपर हो। तो हमें एक क्लाइमेट चेंज का जो नॉलेज है उसको प्रमोट करने की ज़रूरत है। इंटरनेशनल कोऑपरेशन डेफिनेटली वो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। जिस बड़े पैमाने पर पाकिस्तान को फ्लड्स का सामना करना पड़ रहा है, तो ये मुमकिन नहीं है कि हम अकेले इसका मुकाबला कर सकें। तो हमारे जो इंटरनेशनल मैकेनिज्म्स हैं दो शुड बी वेरी रिलायबल, चाहे वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हैं या वो बाकी रियासतों के साथ हैं, हमें उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस, इसके ऊपर मैंने बहुत सारा बोल लिया। एक और ये हमारे पास एक अर्जेंट नीड है। और डिजिटल सॉल्यूशंस, लेकिन डिजिटल टेक्नोलॉजी आपके पास है, आप लोगों को रिस्क इन्फॉर्म हम नहीं कर सकते। पीपल शुड बी इन्फॉर्म्ड अबाउट दिस। लोगों के पास मोबाइल फोन्स हैं, तो क्या हमारे पास ऐसा सिस्टम मौजूद है? हमारे एक मैसेजेस बिल्कुल अभी एनडीएमए कोशिश कर रही है कि वो इस्तेमाल करे। अर्ली वार्निंग के सिस्टम हम डेवलप कर सकते हैं, हम लोगों को अपडेट कर सकते हैं। तो एक जो डिजिटल स्पेस है, इसको इस्तेमाल करना भी बहुत ज़रूरी है। ख़ासकर जो लोग आपकी की तरह आर्किटेक्चर या डिज़ाइन में मौजूद हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह इंटीग्रेट करते हैं डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ और इनोवेशंस को क्लाइमेटिक चेंजेस के साथ और यहाँ से क्लाइमेटिक रिस्क के साथ किस तरह करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें सोशल सेफ्टी नेट्स को इन्हेंस करना पड़ेगा। ये नहीं है कि गरीब आदमी है और फ्लड आ गया तो अब फ्लड के बाद जो है वो गुर्बत की लकीर से नीचे गिर गया। उसके पास कोई कुछ ऐसा उसके लिए ऐसा होना चाहिए माशरे में कि वो सस्टेन कर सके, और इन सोशल सिक्योरिटी जो है या सोशल सेफ्टी जो है वो उसको प्रोवाइड करनी चाहिए। तो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लिया, और मैं इसको कंक्लूड करूँगा कि तमाम हेजर्स नेचुरल होते हैं, लेकिन वो डिज़ास्टर में कन्वर्ट तब होते हैं जब इंसान जो है वो कुदरत के साथ या फितरत के साथ गैर मुनसिफाना तरीके से इंटरेक्ट करता है। That's all from my side. If we have time for question answers, so the floor is open up to my host Lala Roof and Yes, thank you so much, Amir. मेरे लिए तो बहुत न सिर्फ ये informative था, लेकिन I loved the way you conveyed it. I'm sure आपका teaching experience and adds on to it. लेकिन बहुत कम होता है कि जो है ना आपका मेथड ऑफ कन्विंस भी डायरेक्टली जो है आपके दिल और दिमाग में जगह बना रहा हो. Especially really appreciate your language as well. thank you. Majbin, do you want to take on questions from the question answer box, and we can still spend a couple of minutes for the questions. Lala, you can pick up the questions. All right, no problem.